हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे अभ्यर्थी जो टीचर बनना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी की, हिंदी सब्जेक्ट की। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जिनका सब्जेक्ट हिंदी है तो वे इस चैनल से जुड़कर तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के काफ़ी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में भी हम हिंदी का ही एक प्रश्न पत्र यहाँ पर हल करेंगे जो कि सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो इसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज हिंदी के कुछ ऐसे ही प्रश्न हम हल करेंगे यहाँ पर, तो आप भी अपना मूल्यांकन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, ऊधो का लेना ना माधो का देना कहावत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर केवल आपको समय देंगे और आप सही उत्तर यहाँ पर चुनेंगे। तो चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए, ऊधो का लेना न माधो का देना, इस कहावत वैसे लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ है अपने काम से काम रखना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना या बहुत करीब होना। तो देखिए जो कई मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उनके अर्थ हम उसी में जो हमें प्रश्न दिया गया है उसी में छुपा रहता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसका है झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। ए नागरी प्रचारिणी सभा, बी सम्मेलन पत्रिका, सी सरस्वती या डी उदंत मार्तंड। तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ए खटिया, बी खुरपी, सी साइकिल या डी हंसुआ। तो देखिए इसमें साफ आंसर दिया गया है सी साइकिल। ये देश शब्द नहीं है बल्कि ये विदेश शब्द है, जैसे हम कहते हैं साइकिल। बाकी सभी ये क्या है, देश शब्द। तो देश शब्द आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। ए समास वर्णों का मेल होता है, बी संधि में पदों का मेल होता है, सी संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, या डी समास के पदों का विच्छेद होता है। तो देखिए अगर आपने डीप हिंदी पढ़ी है व्याकरण तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इसका आंसर है सी। हमसे पूछा गया है सही कथन, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो संधि आप पढ़ लीजिएगा। स्वर संधि, जो संधि होती है तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी भर्ती परीक्षा में, जैसा इस बार आप टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा देंगे, तो इसमें जो सिलेक्शन पाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है इच्छा शक्ति। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके सामने केवल एक लक्ष्य रहता है। तो आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है और लगातार सकारात्मक रहते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी है और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। छठा प्रश्न है, यह वह उसने उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है। ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा या डी उपसर्ग। तो देखिए यह वह उसने उन्होंने, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम, तो ये किसकी जगह प्रयोग होते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण
अगला प्रश्न है, सॉरी, 7वां। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? तो 3 ऑप्शन है, करण, कर्म, क्रिया या कर्ता। तो देखिए कारक आपने पढ़े होंगे, तो जो क्रिया है वो कारक नहीं है, बाकी करण भी कारक है, कर्म भी कारक है, कर्ता भी कारक है। तो आप याद भी कर लीजिएगा कारक का, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो भी होते हैं आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 8वां। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? परि धन आवरण, ये हो जाता है पर्यावरण। तो ये पर्यावरण में कौन सी संधि है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न है, खद्योत का अर्थ है ए तारा, बी खरगोश, सी जुगनू या डी गधा। तो खद्योत का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न है 10वां। जो लिंग, विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित न हो वह क्या कहलाता है? ए समास, बी अव्यय, अव्यय, सी प्रत्यय या डी उपसर्ग। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप उसमें, उसके प्रश्न में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है या उत्तर छुपा हुआ है। तो देखिए जिसमें परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर, तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय जैसे वैसे तो खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो उन्नति है उसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? उत्नति। तो उत्नति इससे बनता है उन्नति, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो इसमें किस में बदल रहा है? 9 में। तो इन संधियों में अगर आप बार बार अभ्यास करें तो आप आसानी से सीख सकते हैं जो व्यंजन संधि होती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो उत्नति, तो इसके पंचम जो वर्ण होता है उसमें बदल जाता है 9, उत्नति, तो हो जाता है उन्नति। अगला प्रश्न है 12वां। किसी को कहे कथन को व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि नाटकों में या कहीं पे इस टाइप से चिन्ह लगाए जाते हैं, उसके अंदर उनका कथन लिखा जाता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मान लिया अगर कोई शब्द कह रहा है या नाटक में जो संवाद होते तो उन्हें ऐसे कॉमा के अंदर लिखा जाता है, जिन्हें कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए वाच्य से पूछा जाता है प्रश्न, यहां बैठा नहीं जाता। तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य। तो देखिए जहां पर भी आता है यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, तो वहां पर होता है हमेशा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ए व्यंग्य, बी आलोचना, सी आक्षेप या डी छींटाकशी। तो देखिए कटाक्ष, इसका अर्थ क्या नहीं होता है? आक्षेप। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है? ए बहुत जल्दी, बी साथ साथ, सी लड़ाई या डी दोनों हाथों से। तो देखिए जो हाथों हाथ लेना होता है वो होता है बहुत जल्दी। जैसे हम कहते भी ना कि वह यह काम हाथों हाथ उसने काम खत्म कर लिया, यानी बहुत जल्दी कर लिया। अगला प्रश्न है 16वां। बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए ऐसे सर्वनाम जिसमें हमें ये पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन है, जिसके बारे में कोई हमें पता नहीं होता, तो वहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक। हमें पता है बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है हमें पता नहीं है, तो ये है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है 18वां। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्ययों से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? ये शुरू में लगते हैं,
शब्दांश होते हैं ये, और प्रत्यय प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, वो अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्र उपसर्ग युक्त है, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा या प्राचार्य। तो अगर देखिए एक एक करके अगर हम यहाँ पर देखें, प्रति, यहाँ पर है प्रति उपसर्ग, बी है प्रत्यक्ष, ये भी क्या होता है प्रति धन अक्ष, यहाँ पर यह संधि है तो प्रति है, यहाँ पर भी प्रत्यय। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये यहाँ पर प्र आया हुआ है, लेकिन जब आप संधि आप एक बार अच्छी तरह सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आधा तो यो, वैसे अधिकतर ये यण संधि में आता है, आधा तो यो। जैसे अति धन अधिक, ये हो जाता है अत्यधिक। वैसे ही प्रतिधन अक्ष हो गया प्रत्यक्ष, प्रतिधन आशा हो गया प्रत्याशा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो लास्ट ऑप्शन है हमसे पूछा गया है कि इसमें प्र उपसर्ग है, तो ये होता है प्रधन आचार्य। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है, तो प्राचार्य हमारा सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। ए अपमान, बी अपरोक्ष, सी अपशब्द या डी अपहरण। तो अप का अर्थ होता है बुरा, अप का अर्थ क्या होता है बुरा। तो देख लीजिए ये अपमान में अप है। अपरोक्ष, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपरोक्ष है, यानी कि परोक्ष के साथ अ उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर अप नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वैसे ही अपशब्द में भी अप उपसर्ग है और अपहरण में भी अप उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए पहला है उज्ज्वल, दो आधे जो आए हैं बिल्कुल सही है। दूसरा है सन्यासी, ये भी बिल्कुल सही है। सी महत्व या डी ईर्ष्या, ईर्ष्या भी सही है, लेकिन महत्व कैसे लिखा जाए, म तो के साथ भी एक और तो लगता है, ये हो गया महत्व, ऐसे लिखा जाता है महत्व, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं होता। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है पद कहलाता है। शब्द को शब्द रूप भी कह सकते हैं। व्याकरणिक नियमों में बदलने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो देखिए जब शब्द होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, ये सही हो जाएगा हमारा। अगला है 22वां प्रश्न है समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं, ये आना चाहिए आपको। प्रयुक्त दो शब्द या पदों में पहला पद, बी प्रयुक्त दो शब्द या पदों में दूसरा शब्द, पूर्व पद या उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। किसका होता है, दो शब्दों का मेल। जैसे गंगा जल, तो देखिए गंगा जल में क्या है, दो शब्दों का मेल हो रहा है, गंगा और जल का, तो इससे बन गया है गंगा जल। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा, अगर समास विग्रह करते हैं। लेकिन गंगा जल जो समास है तो ये मिला हुआ है गंगा जल, तो ये क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से बना है नया शब्द, तो ये हम कहेंगे सामासिक शब्द। उत्तर पद क्या होगा इसमें, गंगा, इसमें इसमें पूर्व पद होगा गंगा और उत्तर पद होगा जल। पूर्व पद और उत्तर पदों के मिलने से बनता है सामासिक शब्द। अगर इसका हम तोड़ें तो वो हो जाता है समास विग्रह, यानी कि उसमें हमारा बीच में कारक आ जाएगा गंगा का जल, तो इसमें आ जाएगा गंगा का जल। अगला प्रश्न है कौमुदी किसका पर्यायवाची है। ए धूप, बी वर्षा, सी कमिलिनी या डी चांदनी। तो जो कौमुदी है वो है चांदनी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी रूपक या डी उत्प्रेक्षा। तो देखिए जहाँ पर किसी वस्तु में दूसरे का आरोप कर दिया जाता है, बिल्कुल वही बना दिया जाता है, वहाँ पर होता है हमेशा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर देखें तो अंबर को सीधे क्या पनघट से उसकी तुलना कर दी गई है और सीधे ही इसे उसके रूप दे दिया गया, तो ये होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है 25वां,
10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी, सहस्त्राब्दी, दशाब्दी या शतक? तो नाम में ही छुपा है, जो दशाब्दी होता है वो 10 वर्षों का समूह कहलाता है। इसे दशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशक भी कहा जाता है। वहीं शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है। कितने? 100 वर्षों का समूह। सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समूह। और शतक तो आपको बताइए होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर मारते हैं शतक, यानी कि 100 रन, 100 होता है। दशाब्दी का अर्थ है 10 वर्षों का समूह, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही नया वीडियो मैं लेकर आऊँगा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो जल्दी ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।